हम इसलिए नहीं आए थे कांग्रेस की किश्ती में कि हम मौसम वैज्ञानिक के तरीके से अपनी तलाश करते। कांग्रेस का अगर संगठन होता तो कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने में कोई रुकावट नहीं थी। कांग्रेस खुद रिस्पॉन्सिबल है। मैं कांग्रेस में इसलिए हूँ या इसलिए था कि टिकट मिल जाए तो कांग्रेस अच्छी। जो हार हुई है वो कौन जिम्मेवारी लेगा? जेजेपी को आप कह सकते हो पार्टी अच्छी निकली थी, लेकिन अब उनकी कोई गिनती नहीं। भारतीय जनता पार्टी नहीं है लोगों की पार्टी। आज भी मन में लोगों के ये है कि ये हमारी पार्टी हो ही नहीं सकती। अखबारी बातें हैं कि मेहनत करते हैं, कुछ नहीं करते वो। नमस्कार, मेरा नाम विनोद लांबा है। ITV नेटवर्क पर खास पेशकश आप देख रहे हैं और हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह जी। सर, सवाल तो बहुत है, लंबे अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। मौसम वैज्ञानिक भी फेल हो गए और खुद के अनुमान धरे रह गए। जो माहौल कांग्रेस का था वो चला गया। शुरुआत लेकिन मैं फॉरवर्ड लुकिंग से करूंगा। अब कांग्रेस के पास हरियाणा में क्या बचा है और कैसे आगे बात बनेगी, क्योंकि अभी तो परिसीमन का भी इंतजार है। चलो, परिसीमन का तो लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा और 2026 से तो शुरुआत है उसकी। आगे कितने दिन तक वो बात सिरे चढ़ेगी अभी किसी को कुछ नहीं पता। बाकी ये ज़रूर है कि परिसीमन के बाद जहाँ विधानसभा क्षेत्र बदले जाएंगे, उनकी गिनती बड़ी होगी। इसी तरह पार्लियामेंट में भी लोकसभा की कितनी सीटें बनेगी, ये सवाल जो हैं देश की राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। क्योंकि जनसंख्या के आधार पे अगर पार्लियामेंट की सीटें बढ़ने की बात आई तो उसमें पहले भी आपने देखा होगा कि जब 2007 में परिसीमन हुआ था तो उस समय इस बात की चर्चा बड़े ज़ोरों पे थी कि जो दक्षिण की स्टेट हैं, राज्य हैं, उनका ये मत था कि हम जनसंख्या पे हमने कंट्रोल किया है, नियंत्रित किया है, इसलिए ये गिनती का जो आधार है ये गलत है। इसमें कुछ ना कुछ ये सुधार होना चाहिए कि सभी को प्रतिनिधित्व जो पार्लियामेंट में लोकसभा में मिले, उसका कोई नया फार्मूला तय करना है। तो इसलिए ये पास कर दिया गया पार्लियामेंट में कि 2026 तक कोई परिसीमन तो होगा, लेकिन सीटों की जो गिनती है वो उतनी रहेगी, वो बढ़ेगी नहीं। चाहे वो, और अब वही है 543 सीटें हैं। लेकिन इस बार क्या होगा, ये इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये लंबा सफ़र है और इसमें कौन सी चीज़ें उभर के आएंगी, उससे देश के राजनीति के अंदर भी बहुत से लोगों का मत ये है कि जनगणना के आधार पर सीटों का बंटवारा हो। और बहुत से, जैसे मैंने कहा, 5 राज्य तो ऐसे हैं जिसमें केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, ये जो दक्षिण के राज्य हैं, इनका मत ये नहीं है। तो देखते हैं क्या सवाल जटिल है। जटिल है, लेकिन आपकी फिटनेस का सवाल बिल्कुल भी जटिल नहीं है। आपसे मुलाकात और इंटरव्यू शुरू करने से पहले बाहर मिले, बढ़िया तरह आप गाड़ी चला रहे हो, फिर आप उतरे गाड़ी से, प्रेमलता मैम भी गाड़ी लेके निकल गई। तो मतलब जो फिटनेस है चौथ साहब की बनी हुई है। लेकिन चौथ साहब इस बार मौसम वैज्ञानिक के तौर पर फेल हो गए, क्योंकि आप तो उस किश्ती में सवार थे जिनकी केंद्र में भी सरकार बनी और फिर आकर कितनी भी हवा रही हो कांग्रेस की, बीजेपी की मैं बात कर रहा हूँ, और ऐन वक्त पर आपके बेटे चौधरी बृजेंद्र उस किश्ती से जाकर कांग्रेस की किश्ती में आ गए और वो किश्ती पार नहीं हो पाई। नहीं, हम इसलिए नहीं आए थे कांग्रेस की किश्ती में कि हम मौसम वैज्ञानिक के तरीके से अपनी तलाश करते कि कौन सा अच्छा स्थान है। ये नहीं था। ये तो सही मायनों में पूछा जाए तो विचारधारा की बात थी। मैं किसी न किसी कारण कांग्रेस छोड़नी पड़ी 42 साल तक कांग्रेस में रहने के बाद। और फिर जब मैं आया तो
जो विचारधारा है उसमें मैं नहीं अपने आप को मैं ये कहूँ कि मुझे वो पसंद नहीं आई। मेरी सोच के बिल्कुल विपरीत विचारों की पार्टी, और इसलिए फिर मैंने निर्णय भी यही लिया कि कांग्रेस में वापस जाया जाए, और इसीलिए मैं आया। बाकी ये ज़रूर है कि जैसे आपने कहा कि सभी का ये मत था कि हरियाणा में भारी बहुमत से कांग्रेस विजयी होएगी, लेकिन परिणाम दूसरे आए, और उसमें फेल पास होने की बात नहीं, फेल तो आप भी हुए हो। सर्वे वाले? नहीं, आप खुद, मीडिया। हाँ, सर्वे करना है। नहीं, मीडिया भी ये कहता था कि हम तो पूरे आश्वस्त हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सर्वे वाले तो फिर भी मैं नहीं मानता उनको इतना संपूर्ण तौर पे सही बात कहें, क्योंकि अगर सर्वे आप कराएंगे तो आपकी बात करेंगे, मैं कराऊंगा तो मेरी बात करेंगे, बीजेपी कराएगी तो बीजेपी को ये कहेंगे कि हाँ आप भी जीत सकते हैं, और कांग्रेस कराएगी तो कांग्रेस को भी कि आप तो जीते पड़े हैं। तो इसलिए हाँ, जो हम लोग भी सोचते थे उसमें भी, क्योंकि 2 सर्वे ऐसे हुए हैं इस देश में पीछे, हरियाणा की बात नहीं कर रहा मैं, एक तो 2024 का पार्लियामेंट और एक 2022 का यूपी का इलेक्शन, जहाँ सारे वैज्ञानिक फेल हुए, सर्वे का भी फेल, एग्जिट पोल भी फेल, और कोई चीज़ बची नहीं जिसमें कोई आदमी फेल ना हुआ हो। तो इसलिए ये इसके कारण आप मेरे से पूछोगे ना, क्योंकि आप तो घूम फिर के कारण पे ही आओगे, तो इसके कारण अनेक हैं, कोई एक कारण। मैं रिग्रेट से शुरू करना चाहूँगा। एनी रिग्रेट अबाउट योर डिसीजन बिफोर द लोकसभा इलेक्शन जो आप लोगों ने चेंज किया, आपको रिग्रेट होता है क्या? I was not comfortable with Congress, with the BJP ideology, and because of my ideological. But after the result, this thought process changed a bit or not? No. Because what they follow, that is not my ideology. मैं कभी भी धर्म के आधार पे, जातीय आधार पे, क्षेत्रीय आधार पे कोई प्रजातंत्र चलेगा तो वो फेल होएगा। जीतने वाली बोट में सवार नहीं हुए तो मैं ऐसे घूम करके पूछ लेता हूँ, जीतने वाली बोट पे सवार होने का मौका था। तंवर साहब का उदाहरण है, आपका उदाहरण है, आप तो खैर पहले चले गए थे। तंवर साहब का तो फिर मजाक ही बन गया, 152 डी पे ऐसे चढ़े कि एक दिन पहले तक वहाँ थे और वहाँ चले गए। तो ऐसे जो राजनीतिक, ठीक है, आपने कहा मीडिया, और आपका फर्ज है और आप बिल्कुल हक है आपका बात करने का कि मीडिया का और तमाम सर्वेस का आधार रह गया, लेकिन जिन लोगों के राजनीतिक करियर दांव पर थे उन पर कितना असर पड़ा ये भी तो जरूरी है। देखो, राजनीति में अगर आपको कैरियर ही देखना है ना, तो फिर मैं तो उस राजनीति का पक्षधर नहीं हूँ। मैंने आपको साफ कहा कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो वास्तविक रूप से आप उन चीज़ों के साथ खड़े नहीं हो सकते, और अपना कैरियर देखने के लिए तो जिस विचारधारा से आप जुड़े हो उसको तिलांजलि दे दो, ख़त्म करो। तो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में 4 दशक से ऊपर मैं रहा, तो विचारधारा दूसरी में जाने के बाद, शुरू में था, मेरे को लगता था कि थोड़ा बहुत फ़र्क होता है विचारधारा का, लेकिन बहुत बड़ा फ़र्क मिला, और इसलिए मैं तो बहुत पहले छोड़ देता। लेकिन वही बात कि कुछ मान्यताएं होती हैं। मेरी यही मान्यता थी कि लोग कहेंगे यार ये कहीं टिकता ही नहीं, पहले कांग्रेस में था, अब बीजेपी में आ गया, बीजेपी को छोड़ के भी जा रहा है। तो लेकिन लोगों ने तो मोहर लगाने का काम किया ना उस विचारधारा से, आप कंफर्टेबल थे या नहीं थे? भाई लोकसभा में भी बहुमत दे दिया और विधानसभा में बहुमत दे, फिर अब आके वहीं रुक गए। मैं तो आंकड़ों की बात करूं। अब आप ये कह रहे हो कि आपने फायदे का फैसला क्यों नहीं किया, नुकसान का क्यों किया? ये फायदे नुकसान की बात नहीं है, आइडियोलॉजी की बात है। ये आइडियोलॉजी भी नहीं, यानी आप
कई बार हैरान होता हूँ कि आदमी धर्म के नाम से राजनीति चलाए तो फिर प्रजातंत्र कहाँ है? आदमी जाति पाति के आधार पे या क्षेत्रीय आधार पे तो जो रीजनल पार्टी हैं, क्षेत्रीय दल, उनकी एग्जिस्टेंस है। क्योंकि क्षेत्रीय आधार का मतलब ये, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि क्षेत्रीय आधार पे जो राजनीति सोचते हैं लोग या जो राजनीतिक पार्टियां राजनीति करती हैं, उनका नेशनल, राष्ट्रीय जो स्तर का एक सोच है, उसमें कहीं ना कहीं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसलिए आज कुछ भी हो, भाजपा एक पैन इंडिया पार्टी बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं। जन स्वीकार्य पार्टी तो है सर। जन स्वीकार्य की तो बात बाद में आएगी, पैन इंडिया की बात सुना रहा हूँ आपको कि आज भारतीय जनता पार्टी, जिसको काऊ बेल्ट की पार्टी बोलते थे, वो आज देश के हर राज्य में अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़े रूप में, कहीं ना कहीं मजबूत रूप में स्थापित करने में कामयाब हुई है। और कांग्रेस पार्टी जो 140 साल के करीब इसको ये कहें कि देश की सबसे पुरानी पार्टी है, वो पहले ही एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी थी। उससे पहले दूसरी पार्टियां भी थी जिनको नेशनल पार्टी हम बोल सकते थे या पैन इंडिया पार्टी बोल सकते थे, चाहे वो सीपीआई, सीपीएम, कम्युनिस्ट मूवमेंट थी, और थी पार्टी सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ऐसी पार्टियां थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस पार्टी बची और दूसरी तरफ कोई दल था नहीं ऐसे, तो भारतीय जनता पार्टी ने वो स्थान लिया है। अब सोच इस बात की है कि आप रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय दल की विचारधारा से जुड़ के अपना राजनीतिक जीवन चलाना है, या क्योंकि 140 करोड़ का देश जिसकी 16% आबादी हो दुनिया की आबादी की, उसमें हमारे को बड़े दिल से सोचना चाहिए। छोटे, ये आपकी जो बात है ना कि फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ, ये राजनीति अगर देश का राजनीतिक करेगा तो ज़्यादा लाभ। चलो, विचारधारा का आपको हक है और आपने अपना फैसला लिया, ये बात क्लियर आ गई कि भाई कोई रिग्रेट नहीं है, मैं एक कोट कर सकता हूँ आपको। लेकिन सर, एक सवाल मैं ज़रूर पूछूंगा आपसे, और बड़ा सीधा और सिंपल सवाल ये है कि दोनों पार्टियों में आप रह लिए, 40 साल से ज़्यादा वहाँ था, फिर यहाँ भी अच्छा खासा आपने वक्त बीजेपी में बताया। क्या कह सकते हैं कि भाजपा एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक पार्टी है एज कम्पेयर टू कांग्रेस? अब 2024 के सिनारियो में एक पार्टी के तौर पर जो कार्यशैली है भाजपा की, ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करती है क्या भाजपा कांग्रेस के मुकाबले? क्योंकि चुनावी नतीजे ये बता रहे हैं। मैं भाजपा को ज़्यादा एफिशिएंट तो नहीं मानता, लेकिन ज़्यादा साधन संपन्न ज़रूर है। और जब साधन संपन्न हो जाता है आदमी, तो उसकी जो लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट हैं कि प्रेस से कैसे डील करना है, बड़ा दफ्तर कैसे बनाना है, दफ्तर में सारी सुविधाएं कैसे होनी हैं। हम जब कांग्रेस में थे तो एक बात बहुत प्रचलित थी कि भाई, पहले जनसंघ बोलते थे ना, और फिर बीजेपी, कि भाई बीजेपी में अगर कोई हो तो ये ज़रूर सोच लेना वहाँ चाय पानी की बड़ी सेवा होती है। तो ये इसको ही बोलते हैं कि साधन संपन्न पार्टी बनी है, और थी पहले भी, क्योंकि इसका बेस भी उन्हीं लोगों का है ना जो इस देश की संपत्ति में ज़्यादा हिस्सेदारी रखते हैं। तो आप कह रहे हैं कि कुछ ताकत उनमें दूसरी तरह की ताकतें हैं। हाँ, लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए ठीक है, बाकी तो मैंने तो इनको देखा है किताबों में, कापियों में जो इनकी संख्या होती है उसका कोई महत्व नहीं होता। जो वर्किंग है, ये कह रहे हैं बूथ तक इनके कार्यकर्ता होते हैं, कांग्रेस का संगठन ही नहीं था हरियाणा में। हाँ, ये ठीक बात है। कांग्रेस का अगर संगठन होता तो कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने में कोई रुकावट नहीं थी। कांग्रेस 10 साल से भी ज़्यादा समय से हरियाणा में कोई कांग्रेस का संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं। एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? कांग्रेस खुद रिस्पॉन्सिबल है। स्टेट लीडरशिप और द पार्टी हाई कमान? भाई, स्टेट लीडरशिप अगर आपस में इसी बात पे लड़ेगी कि हमारे को संगठन नहीं बनने देना, और कुछ लोग यही वकालत करेंगे कि बिना संगठन भी हम मजबूत हैं, तो फिर कहाँ पार्टी है? ऐसे तर्क रखे जाते हैं क्या कांग्रेस में? रखे गए थे। अच्छा। हाँ, और पार्लियामेंट की
जब 5 सीटों पे जीत मिल गई 10 में से, तो तब तो इस तर्क को इसका समर्थन भी किया गया, इस तर्क का, कि देखा कि कोई ज़रूरत नहीं है संगठन की। लेकिन जब कांग्रेस सत्ता में आते आते रुकी है, तब ये महसूस हुआ कि संगठन होता तो ये बात नहीं। आप देखिए 2,500 से ज़्यादा लोग 90 सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए प्रार्थना पत्र दें, और फिर टिकट तो 90 को ही मिलनी थी, बाकी बागी हो जाए। तो बाकी जो लोग थे, अगर वो संगठन होता और संगठन से किसी ना किसी रूप में जुड़े होते, तो मैं ये कह सकता था कि जिसको बगावत बोलते हैं, रेबल कैंडिडेट्स, और जिसको कहते हैं कि पार्टी को नुकसान कराने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, वो हो ही नहीं सकते थे। मैं आपको बताऊं, मैं अगर जिले का प्रधान हूं और मैं टिकट मांग रहा हूं, मेरे को टिकट नहीं मिलती, मैं 100 बार ये सोचूंगा कि मैं पार्टी का विरोध करूं ना करूं। मैं कुछ हूं ही नहीं, मैं सिर्फ कांग्रेस में इसलिए हूं या इसलिए था कि टिकट मिल जाए तो कांग्रेस अच्छी, नहीं तो कांग्रेस को ठोकेंगे। तो वो ठोकने वाले जो थे लोग, वो ज़्यादा थे, और उन्हीं ने कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया। अब ये उचाना पे बात जरूर करूंगा, और जींद जिले में जो से राजनीतिक गढ़ कहा जाता है, राजनीतिक राजधानी के तौर पर भी देखा जाता है, बहुत बुरा हाल रहा। यहाँ तो सारी निकल गई हाथ से, एक जुलाना को छोड़ दिया जाए। और उचाना में ब्रजेंद्र सिंह भी 32 वोटों से हारे, और निर्दलीय वीरेंद्र गोगरिया की जो वोट थी 31,456 है। दुष्यंत चौटाला एक बड़ी थ्रेट थे जब सामने आप लड़ते थे, चौथ साहब का परिवार और चौटाला परिवार, लेकिन वो वोट तो मात्र 7,950 आई। तो असली मायने में अगर ब्रजेंद्र सिंह नहीं पहुंचे चंडीगढ़, तो वीरेंद्र गोगरिया की जो वोट हैं 31,000 से फालतू, वो मैटर करती हैं। मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। हमारे यहाँ 51% तो जाट वोटर है, जिसको ये कह रहे थे कि ये तो सब कांग्रेस के साथ है, और 4% के करीब मुस्लिम वोट है। तो 51 और 11 62 और 4 66। कांग्रेस के पक्ष में 66% वोट एक विधानसभा क्षेत्र में हों, और वहाँ कांग्रेस 32 वोट से हारे, तो इसका मतलब कोई गणित ये नहीं कहता कि बीजेपी यहाँ जीत सकती है। और बीजेपी को उतने ही वोट मिले जितने की उनकी गिनती बनती है, यानी 34% जो वोट है वो बीजेपी का है, और बीजेपी को उसमें से 27-28% वोट मिला बीजेपी। लेकिन कांग्रेस को जिसका 66% वोट था, वो भी 27-28 पे आगे खड़ा हुआ। तो इसका मतलब ये था कि जिन लोगों को कांग्रेस ये मान के चलती थी कि ये भी हमारे कैंडिडेट हैं, और उनको चुनाव के बाद ये नहीं कह सके कि आप चुनाव मत लड़ो, क्योंकि पार्टी ने कैंडिडेट ब्रजेंद्र सिंह को बनाया है। तो साफ है इसमें कि संगठन नहीं था, वो सिर्फ इसलिए थे कि टिकट मिले तो ठीक है। और उसमें ये सिर्फ एक वीरेंद्र नहीं, कम से कम 3 लोग ऐसे थे जो खड़े थे उसी विधानसभा में। एक को और को 8,000 वोट मिले हैं। वो तो फिर प्रयास नहीं हुआ उनको रोकने का अब प्रयास की तरफ से? मैं यही तो कहता हूँ कि प्रयास भी उसी पे किया जा सकता है जो कटिबद्ध हो कि मैं पार्टी का हिस्सा हूँ। ये है असली बात। और ये सही मायने में मैं ये कहता हूँ कि इतनी बढ़िया गणित की सीट हो कांग्रेस के पक्ष में, और वो सीट और ये एक चीज़ नहीं है, मैं आपको 10 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी बता सकता हूँ जहाँ परिस्थिति ऐसी ही थी कि कांग्रेस की 60%, 62%, 58% वोट गिनती की, दूसरों की वोट 22%, 28%, 35%, और वो सीटें वो जीते। इसलिए आप ये मान के चलो कि संगठन बहुत बड़ा कारण बना, संगठन का ना होना कांग्रेस की हार का। जीत के तो बहुत सहरे बांधे जाते हैं, लेकिन हार अनाथ होती है।
और वही नजर आ रही है कांग्रेस में, कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहा। प्रदेश अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कि बावरिया साहब बताएंगे, बावरिया साहब कह रहे हैं कि भाई मेरे इस्तीफे से कोई बात बनती है तो मेरा इस्तीफा ले लो। मैसेज की बात आई, मैंने भेज दिया था, वो कह रहे हैं मैंने भेज दिया था। अब इसका सहरा किसके सर बंधे? हार की जिम्मेवारी या ठीकरा कौन फोड़ेगा अपने सर? नहीं, हार की जिम्मेवारी कोई ले भी ले तो क्या होएगा, हार तो हार है। फॉरवर्ड लुकिंग मैं, हाँ, आप ये बात करिए कि जो हार हुई है वो कौन जिम्मेवारी लेगा, या जिम्मेवारी एक की नहीं होती, जिम्मेवारी में हो सकता है 2 भी हों, 10 भी हों, 50 भी हों। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि इस परिस्थिति से निपटने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी की जिम्मेदारी फिक्स की जा सके। अब तो मैं ये कहता हूँ कि हाई कमांड को, हरियाणा में कांग्रेस है और मजबूत पार्टी है। हरियाणा में कांग्रेस वो नहीं है खत्म नहीं जिसको आप ये कहें कि गई। हारना अलग बात है और राजनीतिक मंच से खत्म होना अलग बात है। जेजेपी को आप कह सकते हो कि वो पार्टी अच्छी निकली थी, लेकिन अब उनकी कोई गिनती नहीं, क्योंकि किसी की जमानत तक नहीं बची 2-1 आदमियों को छोड़ के। तो कांग्रेस मजबूत है, आज भी कांग्रेस का वोट बैंक है, और दूसरे लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया में अगर कांग्रेस अभी से जुट जाए तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है लोगों की पार्टी। आज भी मन में लोगों के ये है कि ये हमारी पार्टी हो ही नहीं सकती। जिस राज्य में खेती सबसे बड़ा रोजगार का साधन हो, जिसमें जो कमेरा वर्ग है उसकी अपनी एक सोच हो, ये 2 वर्ग। आपकी नजर में क्या हार का कारण रहा? आप बताइए, आपकी नजर में क्या हार का कारण रहा? एक कारण नहीं है ना। बताओ ना, कितने, बहुत लंबा इंटरव्यू करेंगे जब तक आपका होगा। हाँ, बताओ, 2-4 बताओ। अनेक कारण हैं। मैंने बताया संगठन सबसे बड़ा कारण है। एक हो गया। दूसरा ये है कि कांग्रेस संगठन के बारे में ये लोगों में इम्प्रेशन ना जाए कि ये कुछ चंद लोग ही इस पार्टी को चलाते हैं, बाकियों की कोई वक़्त नहीं है। तीसरी बात ये कि कांग्रेस पार्टी को हराने में 3 तरह की चीज़ों का बहुत बड़ा हाथ है। एक तो जातीय आधार पे हरियाणा में कांग्रेस को नुकसान हुआ है। जाट नॉन जाट, जाट नॉन जाट की बात नहीं करता, डीएससी सवाल। मैं ये बात करता हूँ कि जातीय आधार पे लोगों को, पोलराइजेशन जिसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, ध्रुवीकरण जो है उसका नुकसान हुआ है। और तीसरी बात ये कि जैसे मैंने अभी कहा, रेबल कैंडिडेट कांग्रेस के जितने भी थे उन्होंने कांग्रेस को बहुत नुकसान किया। और तीसरा ये भी था कि उन रेबल कैंडिडेट्स को जिन्होंने पाला था, जिन्होंने कांग्रेस में जगह बनाई थी, अगर वो संगठन में कुछ लेके चलते तो शायद इतनी बगावत नहीं करते। लेकिन संगठन में कोई उनको पद वद नहीं था, उनको सिर्फ ये था, भैया आप हमारे साथ हो, आप तैयारी करो, पार्टी को मजबूत करके हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। अब हम आपको चुनाव लड़ाएंगे, वो नहीं लड़ा सके तो शांत भी नहीं करा सके, तो शांत भी नहीं हुए।